तो मित्रों, हमारे भारत देश में कई बार जातियों को लेकर के अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न किए जाते हैं ताकि सभी को जाति के आधार पर लड़ाया जा सके, जिसका फायदा कई लोग वोट बैंक के लिए या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उठाते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन लोग ये समझते हैं कि अगर वोट चाहिए तो इन समुदाय के लोगों को इकट्ठा करो, इन्हें बाकी समुदाय के खिलाफ भड़काओ और अपना वोट बैंक बनाओ, और फिर एक बार जीतने के बाद राजनीति में आ गए तो फिर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा के अनुसार काम करो। तो ये सब कुछ तो चलता ही है। लेकिन चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको पूछूं कि भारतीय वर्ण व्यवस्था क्या है, सबके नाम बताइए, तो आप नाम किस क्रम में बताएंगे? आप बताएंगे सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। और हमें पढ़ाया भी कुछ इसी तरीके से जाता है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविक बात हमें नहीं बताई जाती, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बेसिकली कहा क्या जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर इसलिए क्योंकि ब्राह्मण हाई कास्ट है, फिर उसके नीचे वाले जितने भी है वो ब्राह्मण से थोड़ा लो में, तो ऐसी क्रम चलता है। तो फिर इस क्रम को कास्ट के आधार पर बताया जाता है, या फिर जन्म से कोई ऊंचा है या नीचा है इस आधार पर बताया जाता है, यानी कि हाई और लो में बताया जाता है। तो इसलिए समस्या खड़ा होता है, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन वास्तविकता क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। असल में इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया है, तो इसका पैमाना क्या है? क्या आपने पहले ये सोचने का प्रयास किया है? तो देखिए, प्राचीन भारत में जो भी व्यक्ति अपना अधिकांश समय अध्ययन में लगाया करते थे, ना तो बहुत ही अधिक धन इकट्ठा करते थे, ना ही वो शासन करने पर ध्यान देते थे। उनका अधिकांश समय केवल और केवल अध्ययन में जाता था, और सालों के अध्ययन के बाद जो भी वो कुछ सीखते थे वो बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से समाज को शिक्षित किया करते थे। और फिर ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में काफ़ी अधिक त्याग करते थे और समाज में निस्वार्थ भाव से अपना ज्ञान फैलाते थे, तो इन्हीं व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा गया। और जो समाज में रक्षा का काम करते थे, शासन का काम करते थे, जो समाज की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते थे, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को ही क्षत्रिय कहा गया। आज भी जो फौज में है और बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, और कई बार कई फौजी हमारे देश के लिए अपने प्राण तक को त्याग देते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर क्या ऐसे व्यक्तियों का सम्मान नहीं होता? आज हर एक व्यक्ति भारतीय सेना का सम्मान करता है। क्यों? उनके त्याग और तप के कारण। तो फिर इसी प्रकार जिन लोगों ने भी भारतीय समाज में सबसे अधिक तप किया है, त्याग किया है, उनको सबसे अधिक सम्मान मिला है। तो जब बात तप और त्याग की होगी तो ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा। और अगर बात हो गई सबसे धनी व्यक्ति की कि कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, तो फिर वैश्य वर्ण ऊपर आ जाएगा, बाकी सब उसके नीचे आएंगे। जैसे क्षत्रिय उसके नीचे आएगा, फिर शूद्र आएंगे और ब्राह्मण सबसे नीचे आएगा। और वही बात अगर मैं शासन की दृष्टि से करूं तो क्षत्रिय सबसे ऊपर आएंगे। तो ये जो रैंकिंग सिस्टम है ना, ये व्यक्ति के समाज में दिए गए योगदान के हिसाब से है, जन्म के आधार पर नहीं है। और हमारे भारतीय समाज में सदियों से ही उन्हीं को सबसे अधिक महत्वता मिली है जिन्होंने समाज में सबसे अधिक तप और त्याग किया है। लेकिन धीरे धीरे जब ये कर्मणा वर्ण व्यवस्था जन्मना वर्ण व्यवस्था बन गई और कठोर हो गई और ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हुई, और आपका वर्ण आपके जन्म से ही निर्धारित हो गया, तब से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हुई है और ये जात पात का झगड़ा शुरू हुआ है। जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे ऋषि जो कि ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए हैं, उनका जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि उन परिवारों में हुआ था जिन्हें आज के डेट में आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कह देंगे। और भारत देश में कई राजा महाराजा ऐसे भी हुए हैं जिनका जन्म किसी क्षत्रिय परिवार में नहीं हुआ था, फिर भी वो राजा बने। तो फिर इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में लोग अपनी योग्यता और अपने कर्म के अनुसार अपने वर्ण को बदल लेते थे, और वर्ण सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल था। लेकिन जब से रिजिड हो गया, कठोर हो गया, तब से सारी समस्या होना उत्पन्न शुरू हुई। वरना देखिए ना, ये जो जाति व्यवस्था आज भी चलती है हमारे समाज में, मतलब बड़ा ही अजीब है। जैसे कि कोई लोहार है और उसका पुत्र भारतीय सेना में भर्ती हो जाता है और वो सारा जीवन भारतीय सेना में ही काम करता है, भारत की रक्षा के लिए काम करता है, तो उसे क्षत्रिय बोलने के बजाय लोग लोहार बोलेंगे जाति व्यवस्था के अनुसार, जबकि जो काम उसने पूरा जीवन किया वो क्षत्रिय का काम है और उसको सम्मान भी क्षत्रिय वाला ही मिला। लेकिन जाति के आधार पर उसे क्षत्रिय नहीं लोहारी कहा जाएगा। वाह, मतलब व्यक्ति का आकलन जन्म के आधार पर हो रहा है, कर्म और उसकी योग्यता और समाज में उसने क्या योगदान दिया इसके आधार पर नहीं। तो अगर मैं जाति व्यवस्था के हिसाब से बात करूं तो एक न्यूरोसर्जन का बेटा जन्म से न्यूरोसर्जन है। मान लीजिए कि मेरे पिताजी वकील है तो मैं भी जन्म से वकील हूँ, भले मैंने LLB नहीं किया है। और अगर मेरे पिता डॉक्टर है तो मैं भी जन्म से डॉक्टर हूँ, भले मैंने MBBS नहीं किया है। तो ये आपका जाति व्यवस्था कि पिता का जो प्रोफेशन रहा है बच्चे का भी जन्म से वही प्रोफेशन होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब आप समझ जाइए, जाति के नाम पर ऊंच नीच मानना या एक दूसरे से लड़ना या बैर भाव रखना मूर्खता है। और जो लोग इस बात को और बढ़ाते हैं वो समाज में और ज्यादा अंधविश्वास और मूर्खता फैला रहे हैं। इसलिए इन सब से बाहर निकलिए और व्यक्ति का आकलन उसके कर्म, उसका योगदान, उसके संस्कार और उसके चरित्र के अनुसार कीजिए। व्यक्ति ऊंचा या नीचा अपने कर्म और अपने व्यवहार से होता है, अपने जन्म से नहीं होता। जो व्यक्ति ऊंच नीच जन्म से मानता है तो वो जातिवादी व्यक्ति है, फिर चाहे उसका जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो। धन्यवाद।